नमस्कार मित्रों, आज हम लोग गजकेसरी योग को डिस्कस करेंगे। गजकेसरी योग तो आप लोग जानते होंगे। गजकेसरी योग जो है बहुत ही सामान्य है, सरल है सुनने में, लेकिन उसके इम्प्लीकेशन जो है उसको कैसे प्रयोग करेंगे उसको दो कुंडलियों पर मैं प्रयोग करके बताऊंगा, एक तो धनु लग्न में और एक मीन लग्न में। वैसे ही आप लोग समझ पाएंगे कि अलग अलग लग्नों पे कितने डायमेंशन में इसके प्रयोग किए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है कि कहाँ शुभ प्रभाव देता है, कहाँ अशुभ प्रभाव देता है, उसको थोड़ा हम समझ पाएंगे। इसलिए मैं धनु लग्न पे भी इसका प्रयोग करूंगा कुछ कॉम्बिनेशन पे, और मीन लग्न के कुछ कॉम्बिनेशन पे। पहले समझते हैं गजकेसरी योग क्या है। बड़ा ही प्रचलन में है कि मेरी कुंडली में गजकेसरी योग है, कहते हैं अमिताभ बच्चन कुंडली में गजकेसरी योग है। गजकेसरी योग को लेके बड़ा ही लोगों में एक डिवाइन है कि गजकेसरी योग है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आज देखिए कि गजकेसरी योग है कितना सरल और कितने लोगों की कुंडलियों में मिलता है। ये प्रोबेबिलिटी की दृष्टि से अगर देखें तो चंद्र कुंडली से इसको देखते हैं कि चंद्रमा से अगर केंद्र में अगर गुरु है तो आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है। मतलब चंद्र कुंडली आपने चंद्रमा जिस जगह पे है, लग्न बन गई चंद्र लग्न, और उससे केंद्र, उससे चौथा घर, उस घर में, उससे चौथे घर में, सातवें घर में और 10वें घर में अगर गुरु है चंद्रमा से, तो गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा। चंद्रमा के साथ में अगर गुरु बैठा है तो चौथा घर, जो पहले जो केंद्र त्रिकोण क्या है, अगर जो ये नहीं जानते हैं, जो लोग नए हैं बिल्कुल ज्योतिष में, मेरी उस वीडियो को देख लें जिसे मैंने केंद्र त्रिकोण पनफरी वगैरह को समझाया है। केंद्र स्थान क्या होता है, जो स्क्वायर बने हुए चारों एक केंद्र है। पहला घर, चौथा घर, यहाँ से काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आएंगे। तो ये चौथा घर है, सातवां, ये 10वां। तो चंद्रमा से पहले घर में अगर गुरु साथ में बैठा है तो गजकेसरी योग है, उससे चौथे घर में बैठा है, सातवें घर में बैठा है और 10वें घर में बैठा है तो गजकेसरी योग बनता है। इसका मतलब है कि कुल 12 घर हैं, उसमें से 4 ऐसे घर हैं जहां चंद्रमा से 4 ऐसी पोजीशन है जहां गुरु होगा तो गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक 12 व्यक्ति में से 4 लोगों का गजकेसरी योग मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर तीसरे व्यक्ति का गजकेसरी योग है, 3 में से 1 व्यक्ति का गजकेसरी योग है। तो रिक्शा वाला, ठेला वाला, भूंजा वाला, चाय वाला, बहुत सारे लोगों का गजकेसरी योग है। इसीलिए बहुत ही प्रसन्न होने की बात नहीं, गजकेसरी योग हो गया। तो गजकेसरी योग स्ट्रांग है कि नहीं, कितना पावरफुल है, तब जाके उसके फल जो है उदित हो पाएंगे। प्रोबेबिलिटी से देख रहे हैं कि क्या कॉम्बिनेशन है और क्या औकात भी है गजकेसरी योग का। कितने लोग गज के, आपके घर में झाड़ू लगाने वाला जो आ रहा है उसका भी गजकेसरी योग है, लेकिन उदित हुआ कि नहीं, क्यों अच्छे रिजल्ट देता है किसी का नहीं देता है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इस गजकेसरी योग में जो धनु लग्न इसलिए चुना कि धनु लग्न में बृहस्पति जो है योग कारक हो जाएगा, और चौथे घर प्रॉपर्टी वगैरह का भी घर का स्वामी है, और लग्न का भी सेल्फ, आयु, हेल्थ और धन वगैरह के लिए, प्रसिद्धि के लिए जो है लग्न का ही स्वामी है, सब कुछ के लिए गुरु स्वामी है। लेकिन चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है। चंद्रमा कुंडली में अगर तीसरे, छठे, 8वें या 12वें घर का स्वामी है और गजकेसरी योग बन रहा है तो बहुत ही सेंसिटिव, ध्यान देने वाली बात है कि ये नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए मैंने धनु लग्न का उदाहरण दिया, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा हो जाता है। तो यहाँ गजकेसरी योग बन भी रहा है तो वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है, रुकावट वाले हैं, अड़चन वाली है। हालांकि अगर चंद्रमा यहीं पर बैठा है और गुरु जो है उच्च का होकर, गुरु अगर अष्टम भाव में उच्च का हो जाता है, तो गुरु और चंद्रमा अगर अष्टम भाव में अगर आ गए हैं तो देखिए लाइफ में तो थोड़ा सा, अष्टम भाव में गुरु उच्च का आ गया है तो लाइफ को तो बहुत थ्रेट नहीं है, और चंद्रमा वहीं पर बैठा हुआ है तो आयु को तो खतरा नहीं है, लेकिन रुकावट होगी जिंदगी में, अड़चन तो जरूर आएगी। भले ही गजकेसरी योग सडन बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, अष्टम भाव अप्रत्याशित रिजल्टों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, लॉटरी वगैरह से कुछ झटके में बड़ा चीज़ हो सकता है। रिसर्च के लिए अगर कोई पीएचडी वगैरह कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, किसी चीज़ की गहराई में जा रहा है, सीक्रेट सेवा में, IB रॉ वगैरह में, वहाँ पे बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। लेकिन नॉर्मली अगर सामान्य दृष्टि से देखें तो योग बहुत अच्छा नहीं अगर अष्टम से कॉम्बिनेशन बनता है। चंद्रमा अष्टम का स्वामी, इस कारण भी अगर कॉम्बिनेशन इनके बन जाए तो वैसे बहुत अच्छे नहीं है। अगर यहाँ पे गुरु हो जाता तो भी गुरु नीच का हो जाता तो भी गजकेसरी योग तो बन जा रहा है, लेकिन जो है वो थोड़ा सा वीक हो गया कंडीशन जो है। और इसका वर्ष रूप अगर देखना है तो यहाँ पर समझिए कि चंद्रमा अगर गुरु साथ में अगर इस जगह पर बैठे हुए हैं 12वें घर में, तो चंद्रमा एक तो वहाँ नीच का हो जाता है। चंद्रमा अष्टम भाव आपके आयु के घर का स्वामी है और वहाँ पर नीच का हो गया है, और लग्न का स्वामी गुरु जो है वो अपने से 12वें स्थान में चला गया है। तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं जो है आपको हेल्थ इश्यूज देगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएगा ये गजकेसरी योग। अब यही होगा, कई लोग कहते हैं यार बड़े अच्छे भाग से यार अच्छा डॉक्टर टाइम पे मिल गया, तो गजकेसरी योग कहेगा अच्छा डॉक्टर टाइम पर मिला दिया, इस तरीके का। लेकिन हेल्थ सुधरेगा या नहीं,
इसकी गारंटी नहीं बोली जा सकती, क्योंकि चंद्रमा आयु का कारक होकर नीच का होकर वहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये कंडीशन अच्छी नहीं है, ये एक स्थिति ठीक नहीं है। और कहीं भूल से अगर मंगल आके इस घर में बैठ गया, इस घर का और इस घर का अष्टम और उसका एक्सचेंज हो गया, तो वो अच्छा नहीं है। हालांकि कई लोग फिर मन में प्रश्न आ रहा होगा कि छठे, आठवें या 12वें में कहते हैं कि छठा का स्वामी 8वें 12वें में, या 8वें का स्वामी छठे या 12वें में हो, या 12वें का स्वामी छठे, माने खराब घर का स्वामी खराब घर में ही चला जाए, तो इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। ये है एक राजयोग, लेकिन सिर्फ केवल 8वें का 12वें में चला जाना ही राजयोग नहीं है। इसका सिर्फ मीनिंग ये है कि जो खराब घर है वो बर्बाद हो रहा है। तो बर्बाद, वो पूरी तरीके से बर्बाद कब होगा? जब वो वहाँ पे चला जाए, कोई शुभ घर ग्रह का प्रभाव ना हो, उसको खराब घर पापी ग्रह उसको शनि देख रहा हो, राहु के प्रभाव में हो, माने बिल्कुल वो डिस्टर्ब हो जाए, तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है। लेकिन जिस घर से वो संबंधित है, उस घर से संबंधित अशुभ फल देगा। अगर आपके 8वें घर का विपरीत राजयोग बन रहा है तो धन कारक हो सकता है ये, लेकिन ये आपकी आयु के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कई ऐसे धन कुबेर देखे गए हैं कि जिंदगी भर बेड पर पड़े हुए, उठ नहीं पा रहे और अकूत संपत्ति है करोड़ों अरबों की, वो लोग ऐसे ही विपरीत राजयोग की वजह से बनते हैं। तो विपरीत राजयोग ही बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर छठे घर का लॉर्ड अगर कहीं बर्बाद, अगर ये चंद्रमा उच्च का होकर इस जगह पर आ जाता है तो भी विपरीत राजयोग आपकी दृष्टि में तो हो गया, क्योंकि भाई 8वें घर का स्वामी छठे में चला गया, लेकिन यहाँ पर वो नीच का बर्बाद नहीं हो रहा है, उच्च का हो जा रहा है, स्ट्रांग हो जा रहा है। तो विपरीत राजयोग यहाँ वैसे नहीं बन पा रही है। मान लीजिए गुरु इस जगह पे गया 12वें घर में और चंद्रमा इस जगह पे आ गया, तो भी ये हेल्थ इश्यूज के लिए बीमारी वगैरह देगा, हेल्थ हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर ये लगाने के कंडीशन बनाएगा यहाँ पर। वो राजयोग वैसे नहीं है। विपरीत का मतलब कि उस हाउस का लॉर्ड खराब घर में, ये एक सिर्फ विपरीत कंडीशन है कि वो जाके 12वें में चला गया, 12वां खराब जगह, खराब घर का स्वामी खराब घर में चला गया, लेकिन उस पर और पापी दृष्टि हो तो बुरी तरीके से इसका लॉर्ड बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, इसका मतलब ये है। लेकिन जब उसका लॉर्ड बर्बाद तबाह होगा तो ये आपके उस हाउस से रिलेटेड जो है फल, दूसरे फल जो है उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता लाएगा। अगर ये है आयु का तो आयु को हनन करेगा, विपरीत राजयोग की वजह से धन आएंगे, वो एक अलग मैटर है। समझ में आई बात? थोड़ा सा इसको मीन लगन से समझते हैं। देखिए मीन लगन, कोई भी जल तत्व जो लगन है, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन तीनों लग्नों के लिए गजकेसरी योग बहुत ही फ्रूटफुल हो जाएगा, कि आपस में चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो जाते हैं और त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। कोई भी लग्न हो, कर्क होगा तो गुरु यहाँ, मंगल यहाँ का स्वामी होगा, गुरु यहाँ का। अगर वृश्चिक लगन होगा तो गुरु यहाँ का स्वामी हो जाएगा, पंचम भाव का, और नवम भाव का चंद्रमा हो जाएगा। तो मीन में देखिए चंद्रमा जो है पंचम भाव, संतान के घर, बुद्धिमत्ता के घर का स्वामी, और मंगल भाग्य स्थान का स्वामी है। यहाँ गजकेसरी योग अगर बनता है तो ये बड़ा ही शुभ है। यहाँ पे अगर चंद्रमा से, फिर वही स्थिति, चंद्रमा के साथ में अगर गुरु बैठा है चौथे घर, 7वें घर या 10वें घर में है, तो ये गजकेसरी योग का निर्माण कर देता है। ये बहुत ही अच्छा मीन योग के लिए अगर होगा तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा। और जैसे कि अगर चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी और दसम भाव का स्वामी गुरु, अगर ये दोनों दूसरे घर में बैठ गया तो धन के लिए बहुत ही अच्छा राजयोग कारक हो गया। फाइनेंस, मित्र के घर में बैठा हुआ, फाइनेंस के घर में बहुत तगड़ा राजयोग का निर्माण कर देगा ये। अगर ये जो है चंद्रमा और गुरु जो है इस जगह आके बैठ गए, चंद्रमा यहीं का स्वामी है, गुरु लग्न और दसम भाव का स्वामी उच्च का होकर बैठ गया, तो एजुकेशन वगैरह में बहुत सफलता देगा। बच्चों के लिए बहुत तगड़ा ये राजयोग कारक हो जाएगा, संतान के लिए अच्छे संतान देगा। गुरु पुत्र है और चंद्रमा स्त्री है, तो पुत्र और स्त्री दोनों ही संतान के योग बनेंगे। तो ये तगड़ा राजयोग, संतान की वजह से राजयोग जो है हम देख रहे हैं कि मीन पर बहुत अच्छे प्रभाव डाल रहा है, वैसे ही कर्क और वृश्चिक पर भी अच्छे प्रभाव देगा। और लेकिन मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है और गुरु इस जगह पे नीच का चला गया है, तो मीन लगन के लिए नीच का गुरु बहुत खराब असर नहीं देता है, क्योंकि वो अपनी दोनों ही राशियों से शुभ स्थिति में होता है। थोड़ा सा ऑब्स्टिकल, थोड़ी अड़चन के बाद फिर सफलता देगा ही। तो ये गजकेसरी योग भी अच्छे, मान चंद्रमा यहाँ है और गुरु यहाँ है तो भी एक अच्छा योग है। चंद्रमा मान लीजिए उच्च का होकर इस जगह पर बैठ गया तीसरे घर में, और गुरु जो है नवम भाव में आकर बैठा हुआ है, और तो फिर से पंचम और लग्न का स्वामी, दसम का स्वामी आमने सामने, तीसरे और नवम भाव का राजयोग, ये एक तगड़ा गजकेसरी योग। आप देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे योग यहाँ पर मीन लगन में ये तैयार हो जा रहा है। लेकिन फिर थोड़ा सा यहाँ से समझिए, यहाँ पे अगर चंद्रमा और गुरु 12वें घर में चले गए, चंद्रमा कहाँ, पंचम संतान के घर का स्वामी है और ये लग्न और दसम का भी स्वामी है, दोनों 12वें में अगर चले गए हैं तो गुरु वैसे भी एक संतान का जो है कारक होता है, बड़े भाई का कारक है, संतान का कारक है। स्त्रियों में पति का कारक मानते हैं, उत्तर भारतीय ज्योतिष में और नाड़ी ज्योतिष में मंगल को पति का कारक मानते हैं।
तो यहाँ संतान की दृष्टि से देखें तो गुरु 12वें में चला गया, लग्न का भी स्वामी और पंचम का भी स्वामी जो है। तो देखिए हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए अगर विदेश जाने का अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर से कुंभ राशि जो है, कुंभ रिसर्च की राशि वैसे मानी भी जाती है, तो रिसर्च की राशि में 12वें घर में रिसर्च से रिलेटेड अगर बाहर जाना है, बाहर जाकर पढ़ाई करना तो उसके लिए बेटर है। लेकिन संतान के लिए अगर आयु हेल्थ के लिए देखें तो वो जो है वो अपने से अष्टम में जा रहा है, वो अच्छा नहीं है, और संतान का कारक गुरु भी वहाँ पे बैठा है, ये भी अच्छा नहीं है। एक चीज़ और, चंद्रमा या गुरु, हम तो अभी सिर्फ राशियों पर बात कर रहे हैं, पहले तो राशि को समझ ले फिर नक्षत्र वगैरह तो और गहरा है। अब जरा सोचिएगा कि मैंने धनु के कुछ कॉम्बिनेशन बताए और मीन के कुछ कॉम्बिनेशन बताएं, ऐसे हर लग्न के कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसके बाद भीतर 27 नक्षत्र उसको मिला के अगर देखेंगे तब असली समझ में आएगा कि क्या मामला है। अब यहाँ पे देखिए कि चंद्रमा या गुरु राहु के नक्षत्र में बैठा, स्पेशली मान लीजिए चंद्रमा राहु के नक्षत्र में बैठा, चंद्रमा पंचम भाव संतान के घर का स्वामी है, 12वें घर में है, 12वां घर जो कि यहाँ से 8वां घर पड़ता है। अब वो उस जगह पे राहु के नक्षत्र में, वहाँ सतभिषा नक्षत्र भी है, वहाँ पे सतभिषा जो राहु का भी नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र का भी 2 चरण इसमें पड़ता है, मान लीजिए सतभिषा नक्षत्र में पड़ा हुआ है। और अगर सतभिषा नक्षत्र में पड़ा हुआ है इस जगह पे तो, और राहु जाके अष्टम भाव में बैठ गया है या छठे घर में बैठ गया है, या राहु 12वें में ही बैठा हुआ है, जिसके नक्षत्र में बैठा उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ जाके बैठा है, अगर वो छठे में, 8वें में, 12वें में गया हुआ है तो ये एक अच्छा योग नहीं है। फिर वो बच्चे को या जिस चीज़ को लेके जा रहा है उसके लिए हेल्थ इश्यूज या दूसरी चीज़ें दे सकते हैं। फिर से कहूँ कि अगर रिसर्च के लिए पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाह रहा है तो इस चंद्रमा का राहु के नक्षत्र में बैठ जाना या गुरु का उसके लिए राजयोग कारक है, फॉरेन से वो कमा के डॉलर ला सकता है। किस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। अगर वो हम अपने हायर एजुकेशन के लिए, वैसे और ज़्यादा सुपर हायर एजुकेशन के लिए तो नवम भाव को देखते हैं, जैसे प्रोफेसर वगैरह, पीएचडी वगैरह इन सब के लिए, लेकिन नॉर्मली जो बच्चे ग्रेजुएशन वगैरह के बाद ही या ग्रेजुएशन एमबीए वगैरह दूसरी चीज़ों के लिए भी तो विदेश पढ़ने के लिए और निकल जाते हैं, उसके लिए ये हाउस जो है यहाँ पे चला गया है। तो बिल्कुल राहु स्पेशली फॉरेन डीलिंग से रिलेटेड चीज़ों में उसको सफलता देगा, बरकत देगा, लेकिन अगर बच्चे की दृष्टि से देखें तो वो ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर आए, अगर राहु के नक्षत्र में है और राहु अष्टम में बैठ गया, फिर रिसर्च के लिए अष्टम भाव अच्छा है, लेकिन यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, संतान के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इन सबको मिला के देखते हैं, एक चीज़ नहीं। अब आप समझ पा रहे हैं कि जो इतना आसान दिख रहा था कि हर 3 में से एक व्यक्ति गजकेसरी योग है, अगर गहराई में जाएंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बदलते चले जा रहे हैं। मैं तो कुछ ही बताया है, केवल इस पर भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत ही सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि अगर यहाँ बैठे, ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है, पढ़ाई से वो नौकरी पाने का, अगर यहाँ पे बैठ गया तो पढ़ाई से नौकरी पाएगा, पढ़ाई करके वो पाएगा। बिजनेस की तुलना में खुद से मन अच्छे योग बन रहे हैं। वृश्चिक के लिए ना काफ़ी अच्छे योग बनने पड़े। वृश्चिक लग्न भी होगा तो भी, अगर 12 लग्न बना के दिखाना आसान नहीं है, इसलिए मैं अब 2 पे प्रयोग किया। अगर कर्क लगन है, कर्क लगन में क्या है कि थोड़ा सा मीन और वृश्चिक की तुलना में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना होगा। कर्क लगन में क्या होगा कि जो नवम भाव का स्वामी तो गुरु हो जाएगा, वहाँ पर भी ठीक है, लेकिन उसकी गुरु की मूल त्रिकोण राशि छठे घर में पड़ती है, तो फिर से नौकरी वगैरह के लिए बेटर रहेगा अगर ये कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है तो कर्ज वगैरह के चांसेस बना सकते हैं, अगर वो मजबूत स्थिति में है तो वो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा पड़ेगा, उस चीज़ को थोड़ा सा वहाँ ध्यान देना है। नहीं तो बात बाकी है, जल तत्व जो भी लग्न, अगर कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, तो इसके लिए बहुत ही बेटर योग बना के रखा हुआ है। तो हम तो सिर्फ धनु का और मीन का कुछ इसलिए बताया क्योंकि मैं तो नक्षत्र पर गया ही, नक्षत्र पर तो केवल 12वें घर का ही बताया। और वैसे ही धनु में भी बहुत सारे नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन में अलग अलग रिजल्ट आएंगे, इसके नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन में अलग रिजल्ट आएंगे। किसी किताब में लिखी हुई नहीं होगी, तो खुद से अभ्यास करके सीखना होगा। पहले तो आप कन्या लगन पर कैसे कैसे फिर ये योग बन सकते हैं और वृषभ लगन में कैसे बन सकते हैं, ये खुद से आपको रीड करना पड़ेगा। प्रत्येक योग के ऐसे ही गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। मैं गजकेसरी योग पहला योग से एक उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे पिछले योग मैंने सरस्वती योग का बताया था, सरस्वती योग में भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो तो करपात्री जी की कुंडली थी तो उसी में उलझ के रह गए करपात्री जी के बारे में बताने में, नहीं तो वो बिल्कुल आपको जो है उसमें भी डिफरेंट योग बनेंगे जिसके डिफरेंट रिजल्ट और अलग अलग लग्नों के लिए अलग अलग फल देने वाले बन जाएंगे। वो जैसे कि गजकेसरी योग अलग अलग लग्न के लिए अलग दे रहे हैं, ऐसे हर योग जिसकी मैं बात करूं, जरूरी नहीं कि मैं सारे दूसरे योगों पर भी इतने गहराई में सारे में डूब के समझाऊं। गजकेसरी योग से ही समझने की कोशिश कीजिएगा कि सारे लग्न जब हम लोग देखते हैं तुरंत कि अरे हमारे में योग नहीं, देखिए उसकी तीव्रता को देखिए कि आपके लग्न के अकॉर्डिंग कैसा है, फिर नक्षत्र कौन से नक्षत्र पे बैठा, उस नक्षत्र का स्वामी किस जगह जाके बैठा हुआ है, इस कॉम्बिनेशन के बाद उसके बाद नौमांश दशमांश में क्या पोजीशन है, तब वो दशाओं में उस तरीके का फल वो देगा।
जैसे कुछ चीज़ें राशियों पर, जैसे यहाँ पे चंद्रमा गुरु का बैठ जाना, ये राशि में ही दिखा रहा है कि ये अच्छा बन गया, ये योग जो है यहाँ पे अच्छा बना पड़ा हुआ। जैसे यहाँ राहु के नक्षत्र की जगह मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ था, तो मंगल इस कुंडली के लिए योग कारक, इसीलिए मैंने राहु बताया। मंगल इस कुंडली के लिए योग कारक है, मंगल के नक्षत्र में बैठा तो अच्छे फल ही देता। लेकिन अगर मंगल इस जगह पर आके बैठ जाता, अगर मंगल इस जगह पर आकर बैठ जाता अष्टम भाव में, तो ये ठीक नहीं था। फिर ये रिसर्च के लिए तो ठीक था, नवम भाव हायर एजुकेशन के लिए, अष्टम भाव रिसर्च के घर में या खुद की पोजीशन से 12वें घर में, माने विदेश जाकर रिसर्च करने के लिए मंगल तो ठीक था। लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए भाग्य में थोड़ा, अगर रिसर्च करने वाला बंदा नहीं हो, रिसर्च करने नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भाग में अड़चन, रुकावट, ऑब्स्टिकल्स को दिखा रहा। सिर्फ वो रिसर्च के लिए बेटर था, हर चीज़ के लिए बेटर नहीं है वो, हेल्थ के लिए बेटर नहीं है वो। तो जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही चीज़, एक एक लग्न के ऊपर चीज़ें निकलती जाएंगी, नक्षत्रों में जाएंगे और बिल्कुल मीनिंग ही बदल के रख देता है, बिल्कुल दूसरी मीनिंग हो जाती है। जो हम सोचे रहते हैं बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल सरलता से नहीं लेना है, हर चीज़ को भीतर गहराई में जाके पहले राशियों में अच्छे से समझे, फिर नक्षत्रों में समझे, तब उसके रिजल्ट हमें सही तरीके से निकल पाएंगे और हम समझ पाएंगे। सारे योग में ऐसे ही कॉम्बिनेशन में लाना है, गहराई से उनको देखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको गजकेसरी योग थोड़ा बहुत समझा पाया होगा। आगे तो आपको खुद से प्रयोग करके उसको सीखना है, समझना है। तो फिर अगली किसी वीडियो में ऐसे ही किसी योग को समझाने के लिए प्रस्तुत होऊंगा आपकी सेवा में। तब तक के लिए नमस्कार।